नमस्कार। नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पांडे प्रीत। माँ स्टूडियो निर्मित नाट्य किरण रंगमंच का भव्यति भव्य शुभारंभ। अंधेरी पश्चिम स्थित माँ स्टूडियो नाट्य किरण रंगमंच का उद्घाटन समारोह मशहूर साहित्यकार डॉक्टर वागीश सारस्वत एवं मशहूर डायरेक्टर सुरेश भारद्वाज जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। बता दें, माँ स्टूडियो नाट्य किरण रंगमंच की स्थापना मशहूर नाटककार देव फौजदार के अथक परिश्रम, प्रयास और नाटक कला के प्रति उनका जो प्रेम है उस कारण संभव हुआ। माँ स्टूडियो के शुभारंभ पर बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों की उपस्थिति रही। सभी ने देव फौजदार की कला के प्रति समर्पण भाव को सराहा। डायरेक्टर देव फौजदार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इस मंच की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य है अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़ना। आज नाटक विलुप्तीकरण के कगार पर है। हम सबको मिलकर इसे बचाने के लिए कार्य करना होगा। वो अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी गुरुओं को देते हैं। मेरे इस मुकाम को हासिल करने में उनका अहम योगदान, मुझे सही मार्ग दिखाने में मेरे गुरु सुरेश भारद्वाज जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सुरेश भारद्वाज जी से जब यह पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है देव की उपलब्धि देखकर, उन्होंने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि देव ने नाटक रंगमंच की स्थापना कर उसे विलुप्तीकरण से बचाया। वह बहुत काबिले तारीफ है। मेरी तरफ से अशेष शुभकामनाएं। वहां आए अन्य कलाकारों, साहित्यकारों ने भी देव फौजदार को नाटक कला के प्रति उनके प्रेम भाव कार्य को लेकर शुभकामनाएं दी। आपके चरणों में रह के हम लोगों ने और जितने भी लोग हैं सबके साथ सब टचवुड अपना बहुत अच्छे से रोजी रोटी कमा रहे हैं बॉम्बे में आके, दूसरे शहर से हम आके और सबका वर्कशॉप से हुई थी। अर्जुन गौड़ जी की वर्कशॉप थी दिल्ली में, कंगना जी भी उसी वर्कशॉप में थी। तो वहाँ मैं पहली बार गया था। तो वहाँ सब लोग हंसते थे क्योंकि वो सच में बोलना नहीं आता था, और जो एटीट्यूड था, जिस तरह की मैं बात करता था, वो लहजा गाँव वाला आता था पूरी तरह से, और फिर जाट शब्द लोग आ जाते थे कहीं ना कहीं। वो 1 महीने की वर्कशॉप की और कुछ चीज़ें हुई। सब ने बोला नहीं, इसके साथ तुम जॉब भी कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थिएटर में बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। उन्होंने अपनी जगह एकदम सही राय दी थी कि कोई भी अच्छा टीचर रही यही राय देगा, अरे आ जाइए भाभी जी, भैया आ जाए, भाई भैया कोई भी टीचर वही वैसे ही राय देगा। तो फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा भटकता रहा। हिंदू कॉलेज में नाटक किए, 1-2 लोगों को और देखा, लेकिन समझ नहीं आए। इत्तेफाक से मनोज भैया से मुलाकात हुई, और फिर मनोज भैया ने जो एक दिशा दी सर तक पहुंचाने की, वो दिशा का परिणाम है कि मैं यहाँ तक हूँ आज। क्योंकि सर के पास पहुंचने के बाद बेशक मैंने लीड में नाटक नहीं किए, क्योंकि सच में योग्य नहीं था उस समय, लेकिन अब सबको लीड कर रहे हैं। वो एक अलग बात है, क्योंकि वो योग्यता भी तो होनी चाहिए आपके अंदर। लेकिन सिर्फ लीड करने से ही नहीं सीखा जाता। अगर आपका गुरु आपका सही मार्गदर्शक है तो बिना बोले भी बहुत कुछ आप समझ सकते हो। जैसे एक इंसिडेंट है कि हड़ताल थी दिल्ली में, 2-3 इंसिडेंट है जो सर से मैंने बहुत ज़्यादा समझ आया। तो हड़ताल थी दिल्ली में और सम्मुख में शो था सर, और मैं तो पैसा होते ही नहीं थे उस समय, बदरपुर से मुझे जाना था। इसका मतलब अभी है। हाँ, तो मैं लेट पहुंचा था, तकरीबन आधा 1 घंटे लेट हो गया था जो कॉल टाइम था। तो सर ने बोला था थिएटर है, थिएटर में लेट का मतलब जानते हो, इतना ही बोला था सर, और कुछ डांटा नहीं था। उसके बाद से मैं कभी लेट, जबकि मैं क्या बताऊं कि हड़ताल थी, ये थी, वो बताने का कोई मैटर नहीं था। एक बार बरसात पड़ रही थी, अमर कॉलोनी में रिहर्सल थी, और मैं आराम से अमर कॉलोनी के उस पर बस स्टैंड पर जाके खड़ा था। मैं बरसात रुक जाएगी तब जो मैं जाऊंगा आराम से। हरविंदर कौर थी उस नाटक में, और कौन सा नाटक चल रहा था, कोई विदु खरे, हरविंदर कौर ये सब थी शायद, कुछ ऐसा नाटक था। सुमन भाई थे, मुझे वो नाम याद नहीं आया, मैं और मेरी जिंदगी। तो ये सब लोग भीगते भीगते पहुंच गए थे और मैं आराम से इंतजार कर रहा था। तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि रिहर्सल शुरू हो गई। रिहर्सल शुरू, बरसात तो पड़ रही है। वहाँ जाके पता चला सब भीगते भीगते पहुंचे थे। पता चला कि नाटक नहीं रुकता, क्योंकि जीवन नहीं रुकता तो नाटक नहीं रुकता। समय तो चलता रहता है ना, तो जिस तरह समय जा रहा है जीवन का, वैसे ही नाटक का भी समय जा रहा है। तो एक समय, एक मिनट बहुत कीमती है। इसलिए अभी मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया, लेकिन एक मिनट को जीना, जीवन
अच्छा, एक कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, दूसरा कार्यक्रम दूसरी जगह चल रहा है, तीसरा कार्यक्रम कहीं चल रहा है, तो वो जो मूल मंत्र जो कहें कि बीज जो होता है, पेड़ सबको दिखाई देता है, क्योंकि जो जड़ जो है ना वो लोगों को दिखाई नहीं देती। तो जड़ बेसिकली गुरु है। गुरु जड़ को अंदर जमीन में एक तरह से वो मजबूती देते हैं, जिससे पेड़ बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है। जिस पर कितने भी लोग बैठे, चाहे उसको तोड़ के खाए, लेकिन वो जड़ अगर उसकी मजबूत है ना तो वो पेड़ कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैंने अपने गुरुओं से वही जाना, और हमारे गुरुओं ने हमारी जड़ें मजबूत की। तो आदरणीय सुरेश भारद्वाज सर, मैं तो हमेशा गुरु बोलता हूँ, शायद आज मैं बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि राहिल को पता है खाली। मतलब लंबे टाइम तक सर का फोटो मेरे पर्स में था। लोग गर्लफ्रेंड का फोटो लगाते हैं भगवान का फोटो लगाते हैं, तो सर का फोटो लंबे टाइम तक था मेरे पर्स में। वो मैंने कभी व्यक्त नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, एक बात बताओ, बेला के आने के बाद वो फोटो रिव्यू हुआ या पहले हो गया? और जब भी नाटक हुआ ग्रुप का आकार कला संगम का, मैं हमेशा उपस्थित रहा। कहीं भी नाटक हुआ, सर ने स्टेज मैनेजर में हमेशा नाम भी डाला, मैं पढ़ता था। जयपुर में भी शो हो रहा है तो वहाँ भी नाम आ रहा है। फिर मैं निरंजन गोस्वामी जी के साथ लगातार घूमता रहा, और बहुत अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने भी दिया। मतलब उन्होंने भी एक सही दिशा दी थी, और उन्होंने एकदम बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू किया। मतलब वो सांकेतिक भाषा में समझाने लगे मुझे बातों, डायरेक्ट नहीं बोलते कभी। अगर कुछ भी शिकायत मुझसे हुई तो डायरेक्ट नहीं बोले। लेकिन आजकल के लड़के ना बड़ा मोबाइल पे लगे रहते हैं ना, तो ऐसे करके बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा दिशा निर्देशन दिया। उसके बाद बहुत सारे गुरु जुड़ते चले गए, लेकिन फर्स्ट जो गुरु होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो अरविंद गौड़ जी, सर निरंजन गोस्वामी जी, ये तीन वो जड़ हैं जिनकी वजह से बहुत मजबूती मिली। 1 महीने थे अरविंद गौड़ जी के वर्कशॉप में, लेकिन उन्होंने एक अनुशासन दिया। मतलब वो एक तरह कर्मयोगी की तरह काम कराते हैं, मजदूर की तरह काम कराते हैं। सर ने सहजता, समर्पण और एक ऐसी दिशा दी जो शायद ही मैं बहुत जल्दी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि जितनी जल्दी आप कनेक्ट होंगे लोगों से, सर मैं देखता हूँ कर्मचारी से कैसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर्मचारी की तरह। हाँ भैया, अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा क्या, मतलब उससे वो टोन ही नहीं है, वो रिलेशन वो वैसा ही बात है। हाँ, तो पता चला कि करेक्टर की दूरी कैसे खत्म कर रही है। मतलब आप दूसरे करेक्टर को कैसे समझ पाएंगे जब तक आप उसके समकक्ष नहीं बनाएंगे। आप अगर उससे बड़े रहेंगे तो दूसरे करेक्टर को कैसे जान पाएंगे। वो तो अपने खुद के करेक्टर में होकर आपसे बात ही नहीं करेगा। तो वैसे ही फिर निरंजन दादा से सीखा कि छोटे बच्चे से भी वो ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब वो खुद भी बच्चे हो गए। एक वेटर से बात करेंगे तो उसके घर के बारे में बात करेंगे। एक सवाल अभी देव के ये बताते मेरे मन में आया है, और सुरेश जी यहाँ हैं तो मुझे लगता है कि वो सवाल पूछा जाना बहुत ज़रूरी है। शायद सबके काम आ सके, मेरे तो ज़रूर काम आए। सवाल ये है कि आप हो, देव हो, बेला हो, मैं हो, या रवि भाई हो, चेतन जी हो, हम सब अपने से नीचे के स्तर के लोगों से तो नीचे के स्तर के बन के बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमें अपने से ऊपर के स्तर के लोग मिलते हैं तब हमें कैसे बात करें? बहुत आसान है मजदूर हो जाना, मजदूर किस तरह उसकी भाषा में का जवाब दे। मेरे लिए तो ऐसा रहा नहीं, मेरे ख्याल से जो है ऐसा जो थोड़ा सा सवाल जिसके मन में उतरा है तो हम गुरुजन है कि ऐसा शायद किसी के मन में कहीं काम आएगा। और जब भी नाटक हुआ ग्रुप का आकार कला संगम का, मैं हमेशा उपस्थित रहा। कहीं भी नाटक हुआ, सर ने स्टेज मैनेजर में हमेशा नाम भी डाला, मैं पढ़ता था। जयपुर में भी शो हो रहा है तो वहाँ भी नाम आ रहा है। फिर मैं निरंजन गोस्वामी जी के साथ लगातार घूमता रहा, और बहुत अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने भी दिया। मतलब उन्होंने भी एक सही दिशा दी थी, और उन्होंने एकदम बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू किया। मतलब वो सांकेतिक भाषा में समझाने लगे मुझे बातों, डायरेक्ट नहीं बोलते कभी। अगर कुछ भी शिकायत मुझसे हुई तो डायरेक्ट नहीं बोले। लेकिन आजकल के लड़के ना बड़ा मोबाइल पे लगे रहते हैं ना, तो ऐसे करके बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा दिशा निर्देशन दिया। उसके बाद बहुत सारे गुरु जुड़ते चले गए, लेकिन फर्स्ट जो गुरु होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो अरविंद गौड़ जी, सर निरंजन गोस्वामी जी, ये तीन वो जड़ हैं जिनकी वजह से बहुत मजबूती मिली। 1 महीने थे अरविंद गौड़ जी के वर्कशॉप में, लेकिन उन्होंने एक अनुशासन दिया। मतलब वो एक तरह कर्मयोगी की तरह काम कराते हैं, मजदूर की तरह काम कराते हैं। सर ने सहजता, समर्पण और एक ऐसी दिशा दी
जो शायद ही मैं बहुत जल्दी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि जितनी जल्दी आप कनेक्ट होंगे लोगों से, सर मैं देखता हूँ कर्मचारी से कैसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर्मचारी की तरह, हाँ भैया अच्छा ठीक है ओके अच्छा क्या, मतलब उससे वो टोन ही नहीं है, वो रिलेशन वो वैसा ही बात है। हाँ, तो पता चला कि करेक्टर की दूरी कैसे खत्म कर रही है, मतलब आप दूसरे करेक्टर को कैसे समझ पाएंगे जब तक आप उसके समकक्ष नहीं बनाएंगे। आप अगर उससे बड़े बने रहेंगे तो दूसरे करेक्टर को कैसे जान पाएंगे, वो तो अपने खुद के करेक्टर में होकर आपसे बात ही नहीं करेगा। तो वैसे ही फिर निरंजन दादा से सीखा कि छोटे बच्चे से भी वो ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब वो खुद भी बच्चे हो गए। एक वेटर से बात करेंगे तो उसके घर के बारे में बात करेंगे। एक सवाल अभी देव के ये बताते बताते मेरे मन में आया है, और सुरेश जी यहाँ हैं तो मुझे लगता है कि वो सवाल पूछा जाना बहुत ज़रूरी है, शायद सबके काम आ सके, मेरे तो ज़रूर काम आएगा। सवाल ये है कि आप हो, देव हो, बेला हो, मैं हो या रवि भाई हो, चेतन जी हो, हम सब अपने से नीचे के स्तर के लोगों से तो नीचे के स्तर के बन के बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमें अपने से ऊपर के स्तर के लोग मिलते हैं तब हमें कैसे बात करें? बहुत आसान है मजदूर हो जाना, मजदूर किस तरह उसकी भाषा में सवाल का जवाब दे। मेरे लिए तो ऐसा रहा नहीं, मेरे ख्याल से जो है वैसा जो थोड़ा सा सवाल जिसके मन में उतरा है तो हम गुरुजन है कि ऐसा शायद किसी के मन में कहीं काम आएगा। वो छोटा भी हो, लेकिन छोटे के अंदर भी ज्ञान का भंडार है, तो बड़ा पेड़ भी झुक जाता है एकदम। तो मुझे लगता नहीं कि छोटा बड़ापन ये है, ये तो ऐसा फील्ड है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपका ज्ञान, आपकी कला, कोई छोटा भी है तो उसका काम देख करके आप अचंभित हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका मैंने काम देखा है या नाटक हम सब देखते हैं और लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, शायद हमारे भी गुरु रहे हो के वो ऐसा नहीं कर पाते। मुझे लगता है वही महानता है, उसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आज का हो, कल का हो, पुराना हो। तो ये नई पीढ़ी है, वो नए तरीके ढूंढेगी अपने। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है उस तरह से शैली भी बदल रही है, कला की, थिएटर की शैली भी बदल रही है। तो हम अपने नज़रिए से देखेंगे आज की जनता, हम शायद अपना चश्मा समझदार हैं तो बदल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो पुराना चश्मा है वही रहता है। जिसका पुराना चश्मा है वो पुराना रखे, जो बदलना चाहता है अपना नंबर बदल ले। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों में बैठ के बड़ा ही गदगद हो रहा हूँ कि मुझे इतने बड़े लोगों के साथ में बैठने का मौका मिल रहा है और आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इज्जत भी दिलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप और बेला बिटिया दोनों ही बहुत सरल है। जल्दी से निकाल दो बेटा, फिर वो अंदर शुरू होने वाला है। आदमी चाय को लेके आए, जो पी सके पी लो। एक मिनट, आदमी को बड़ा होने में, महान होने में ठीक है, आदमी समझ सकते हैं हम, लेकिन सरल होना बहुत जरूरी है, जो आप दोनों में है। सरलता हर बड़े आदमी की, हर कामयाब आदमी की, क्योंकि जैसा आपने आते ही बोल दिया कि मेरे साथ रहें या मैं आपके साथ रहा हूँ 2 साल तक, तो मैं आपके साथ नहीं रहे, हम तो एक फ्लैट में रहे साथ। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिसको मैं बेटा जैसा मानता हूँ, बिटिया से मानता हूँ, वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ आज आपको आशीर्वाद, मुबारकबाद ये सब देने आए हैं। जिस तरह से आपने साम्राज्य इकट्ठा, सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कोई गैर न हो, कहीं बैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आप ही के लिए, क्योंकि चालू हो रहा है स्टूडियो, इसलिए आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार। बनकर रह गए भाव मन के
शब्द के पिंजरे में फंस कर रह गए और तोड़ने को बांध मन का यह तरंगे है विकल। हो गई अवरुद्ध वाणी नेत्र हो उठे सजल। मौन की भाषा में कुछ शब्दों कह दिया मैंने बहुत कुछ, फिर भी कुछ ना कह सका। और मन में जो लावा था वो पिघला मगर ना बह सका। और हम इतने विवश थे कि सिर्फ हंस कर रह गए भाव मन के शब्द के पिंजरे में फंस कर। खुद से ही तुम पूछना कह सके औरों से क्या सचमुच हृदय की वेदना चाहती कहने की, लेकिन शब्द आड़े आ गए तुम नहीं समझा सके या लोग धोखा खा गए। शब्द और माध्यम असंभव, शब्द और माध्यम असंभव। शब्द क्या है कौन है, भावना कहने को केवल एक भाषा मौन है। यह विश्वास है सोचते होंगे सभी यह व्यर्थ की बकवास है। तुम समझ ना पाओगे इस भावना की गूढ़ता, क्योंकि सबने ओढ़ रखी शब्दवादी मूढ़ता। और ना समझ पाए न सुन पाए इसी में राज है कि भाव खुद भाषा है वो कब शब्द के मोहताज है। वो कब शब्द के मोहताज है। और भावना जिनमें ढले वे शब्द ना चुन पाओगे। भावना जिनमें ढले वे शब्द ना चुन पाओगे और तुम कभी धरती गगन की बात ना सुन पाओगे। भावना जिनमें ढले वे शब्द ना चुन पाओगे, तुम कभी धरती गगन की बात ना सुन पाओगे। कि मौन की भाषा में क्या कहता है चातक मेघ से, झूमते पेड़ों ने क्या बोला पवन के वेग से, पंछियों ने भोर की पहली किरण से क्या कहा, गुनगुनाते भ्रमर ने खिलते सुमन से क्या कहा। झील क्या कहती है सकुचाए कमल के फूल से, क्या कहा बारिश की बूंदों ने धरा की धूल से। खेत भी खलिहान भी सागर भी और चट्टान भी इन बस्तियों से कह रहे वो खंडहर सुनसान भी। ये सारी सृष्टि कह रही, ये सारी सृष्टि कह रही, पर लग रहा निस्तब्ध है। मौन की भाषा है ये और भावना के शब्द है। भावना जिनमें ढले वे शब्द ना चुन पाओगे और तुम कभी धरती गगन की बात ना सुन पाओगे। एकलव्य के बारे में आप सब जानते होंगे, द्रोणाचार्य के बारे में लगभग सबको पता होगा। अंगूठा सबके पास होता है तो इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कविता से सीधे सीधे बुझने की कोशिश करेंगे तो आनंद आएगा। आइए, गलती तुम्हारी नहीं थी एकलव्य, गलती तुम्हारी नहीं थी एकलव्य जो काट दिया अंगूठा द्रोणाचार्य के मांगने पर। तुम जानते थे सत्य के हिमायती नहीं है द्रोणाचार्य, फिर भी काट दिया था अंगूठा गुरु दक्षिणा के नाम पर। वाह। वक्त के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं मगर द्रोणाचार्य कभी नहीं बदले। वक्त के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं मगर द्रोणाचार्य कभी नहीं बदलते। कई चेहरों में उपस्थित रहते हैं आसपास, आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं और अपने हितों की बैसाखियां बनाकर अपनों को ही छलते हैं। अपने हितों की बैसाखियां बनाकर अपनों को ही छलते हैं। श्रद्धा को विकलांग बना देते हैं और अपनों को ही छलते हैं। श्रद्धा में डूबे एकलव्य चुपचाप सीख लेते हैं पार्थ को परास्त करने का हुनर, पर गुरु भक्ति एकलव्यों का कवच नहीं बन पाती। पर गुरु भक्ति एकलव्यों का कवच नहीं बन पाती। श्रद्धा और श्रम से हासिल हुनर को छीन लेते हैं द्रोणाचार्य। स्वान मुख को तीरों से बंद करके भी एकलव्य बच नहीं पाते हैं। द्रोणाचार्यों के हाथों हमेशा ठगे जाते हैं। द्रोणाचार्य अब भी पढ़ाते हैं कौरवों और पांडवों को साथ साथ। थोड़ा गौर कीजिए। द्रोणाचार्य अब भी पढ़ाते हैं कौरवों और पांडवों को साथ साथ, करते हैं पक्षपात। राजभय नहीं है राजमोह, राजभय नहीं है राजमोह है। कौरव और पांडव युद्ध में जुटेंगे जब द्रोणाचार्य राजमोह से नहीं बच पाएंगे और अंगूठा कटवाकर एकलव्य हमेशा छटपटाएंगे। सत्य का विरोध द्रोण की मजबूरी है। क्या बात। सत्य का विरोध द्रोण की मजबूरी है क्योंकि राजगुरु की पदवी जरूरी है।
जो उनकी मजबूरी है, क्योंकि राजगुरु की पदवी जरूरी है। द्रोणाचार्य बदल नहीं सकते मगर बदल सकते हैं एकलव्य। द्रोणाचार्य बदल नहीं सकते मगर बदल सकते हैं एकलव्य। श्रद्धा के शाप से हो सकते हैं मुक्त। एकलव्य आज भी सत्य और ज्ञान के, पौरुष और मान के, गुरु भक्ति के, निष्ठा के, शक्ति के महज अभिलाषी हैं। वो हासिल करते हैं जो ज्ञान, तप और त्याग से उसे छीन लेते हैं द्रोणाचार्य बिल्कुल विराट से। आज भी द्रोणाचार्य के साथी हैं छल और प्रपंच। तो श्रद्धा और निष्ठा एकलव्यों की ढाल है। अंगूठा कटे एकलव्य द्रोणाचार्यों के लिए चुनौती है और द्रोणाचार्य विकसित समाज के लिए पनौती है। जीवन है धारा, रुकना नहीं तू, थमना नहीं तू, पा जाएगा किनारा। कि जीवन है धारा, कि हाथों की चंद लकीरें तो अक्सर बनती बिगड़ती ही रहती है। कि हाथों की चंद लकीरें तो अक्सर बनती बिगड़ती ही रहती है। जैसे बनती बिगड़ती हो सागर की लहरें, सुख का कोई पल रुकता नहीं है, दुख का कोई पल ठहरता नहीं है। कर्म ही है सिर्फ जीवन के साथी, बाकी कोई साथ चलता नहीं है। साथी मिलकर सभी जब तलक है हम या बची सांस है, जब तलक है हम या बची सांस है। देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी। लाख हो मुश्किलें चाहे घर हो अलग, लाख हो मुश्किलें चाहे घर हो अलग। धर्म कोई भी हो या जात से हो विलग, धर्म कोई भी हो या जात से हो विलग। ले कसम साथ में साथी मिलकर सभी, ले कसम साथ में साथी मिलकर सभी। जब तलक है हम या बची सांस है, जब तलक है हम या बची सांस। कसम साथ में साथी मिलकर सभी, जब तलक है हम या बची सांस है, जब तलक है हम या बची सांस है। देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये बस काम आएगी, देश पर ही ये। चाहेंगे जिस स्टूडियो का आपने निर्माण किया है। सभी को मेरा नमस्कार, लव एंड पीस। बेसिकली मेरा जो उद्देश्य है वो राष्ट्र और सनातन को लेकर है और उसके लिए एक मंच चाहिए। मैं थिएटर से हूँ तो मेरा मंच थिएटर है और ये जो स्टूडियो माय स्टूडियो हम लोगों ने बनाया है तो ये गुरुओं के आशीर्वाद से एक उपलब्धि है हमारे लिए, जहाँ हम लोग कला के संरक्षण के लिए, थिएटर के संरक्षण के लिए, साहित्य के संरक्षण के लिए काम करने वाले हैं। इस स्टूडियो का उद्देश्य है यहाँ साहित्यिक गोष्ठियाँ हों, कविता पाठ हो, एक फ्री लाइब्रेरी की स्थापना हमने यहाँ की है। एक प्यारा सा कैफेटेरिया रखा है जहाँ आपको पॉलीथीन फ्री ये कैफेटेरिया है, जहाँ आपको कुल्हड़ में चाय दी जाएगी, मिट्टी के बर्तनों में चाय दी जाएगी। तो यहाँ इस माय स्टूडियो का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता से जुड़ना। सर जैसे देखा जाता है कि अभी आज के दौर में जिस तरह से नाटक स्टूडियो का धीरे धीरे विलुप्तीकरण हो रहा है, तो उसके बीच में आपने ये जो नाटक स्टूडियो की अपने आज ओपनिंग किया है उसके लिए क्या किया? अब बेसिकली भाव की बात है कि जिसकी जैसी भावना है वो वैसी ही चीज़ें क्रिएट करेगा। तो भावनाओं की बात है। मुझे जो अपने गुरुओं से मिला आशीर्वाद, या मैंने अपने जो गुरुओं से सीखा, या मुझे जो मेरे विद्यार्थियों ने प्यार सपोर्ट दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे वो सपोर्ट, वो प्यार कहीं ना कहीं आगे देना है। हम लोग कुछ क्रिएट करने आए हैं दुनिया में, हर एक व्यक्ति क्रिएटर है, इस ब्रह्मांड को और बड़ा करना है। तो हमको माँ बाप से जो मिला, हमारे परिवार से जो मिला, हमारे गुरुओं से जो मिला, हमें वो किसी ना किसी रूप में आगे भेजना है। तो मेरा काम इस माय स्टूडियो के माध्यम से उसी कुंजी को, उसी ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए है। तो बाकी क्या करते हैं वो मैटर ही नहीं करता मेरे लिए। छोटा सा
क्वेश्चन और है जी, आपसे। जी। आपने कहा कि आप अपने गुरु की फोटो अपने पर्स में लेके रखे रहते थे, हाँ। जो कि किसी को पता नहीं थी। हाँ। तो सर शायद वो सुरेश भारद्वाज जी की फोटो थी, आपके गुरु हैं जो, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो आदरणीय गुरु सुरेश भारद्वाज जी की फ़ोटो थी। मैं उन्हें बहुत सम्मान, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बिल्कुल पिता ही हैं मेरे। तो सारे गुरु मेरे पिता तुल्य हैं। पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी भी, अरविंद गौड़ जी, आलोक चटर्जी, सत्यव्रत राउत सर। तो किसी गुरु के लिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई कम है, ज़्यादा है। सब बहुत महत्वपूर्ण गुरु हैं मेरे लिए। लेकिन हाँ, ये सच है कि सुरेश भारद्वाज जी की फ़ोटो मेरे पर्स में रहा करती थी, और मैंने हमेशा भगवान की तरह उन्हें पूछा। और एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपने सर अभी बताया कि आपके स्टूडियो में जैसे सनातन संस्कृति को लेकर अपने स्टूडियो को निर्माण किया, हाँ। तो अभी सर जैसे देखा जाए पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लव जिहाद को लेकर और बाकी जैसी घटनाएं हो रही है, तो क्या उस घटना को भी आप अपने नाटक स्टूडियो में कुछ उसको किस माध्यम से आप दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, समाज को क्या उद्देश्य देना? बेसिकली सर, लव जिहाद हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है, उसमें हम नहीं फंसना चाहते। बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक होती हैं। हम सिर्फ कला की बात करेंगे, कला की बात ही करने के लिए यहाँ माँ स्टूडियो की स्थापना की है। तो हम यहाँ नाटक करेंगे, लगातार सारे मुद्दों पे नाटक करेंगे। अब उसमें कोई भी मुद्दा हो, जो सामाजिक मुद्दा होगा, जो समाज से जुड़ा हुआ होगा, जो समाज को कुंठित करता होगा, या कहें कि समाज को पथभ्रमित करता होगा, उन सारे मुद्दों को हम उठाएंगे और पुरजोर से उठाएंगे, पूरी ताकत के साथ उठाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। जय राष्ट्र, जय सनातन, जय रंगमंच। का निर्माण किया है, आपका कैसा फील कर रहे हैं आज? ये तो थिएटर की परंपरा है, मेरी तो नहीं है। और देव इसको लेकर के जिन ऊंचाइयों तक जा रहा है, मुझे देख कर के बहुत खुश होती है। कोई भी व्यक्ति जिसने आपके साथ काम किया हो, उसको जब आप इस स्तर पर देखते हैं, मतलब तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ पर आज जो अच्छी अच्छी बातें हुई, ना केवल थिएटर, बल्कि मुझे लगता है कि उसके आने वाले समय में स्टूडियो में उसको साहित्य, संगीत, नृत्य और इन सब कलाओं को जो साथ लेने का उसका एक विचार है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं अपनी तरफ से पूरी उसको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही सब लोगों से, सब कलाकारों से, साहित्यकारों से, कवियों से, लेखकों से, कहानीकारों से, नर्तकों से, नर्तकियों से, कवियों से, उन सब से अपेक्षा रखता हूँ कि इसके साथ जुड़ें, सहयोग करें। क्योंकि अपने बलबूते पर किसी भी गैर सरकारी संस्था का चलना, ख़ास तौर से इस फील्ड में बहुत मुश्किल है। तो देव ने ये जितनी हिम्मत भरा काम किया है, वो बधाई का पात्र है। और मैं जो भी सहयोग मेरा होगा, मैं तो दूंगा ही, लेकिन बाकी सबसे मेरा ये अनुरोध होगा, जितना इसके अंदर वो अपना सहयोग करें, चाहे अपना धन से, मन से या अपनी विधा से, तो वो इसको लेकर के आगे जाए। और मैं देखना चाहता हूँ यहाँ ये सबसे ज़्यादा एक ऊंचाई पाने वाला एक स्टूडियो बने। तो माँ स्टूडियो को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज जिस तरह से नाटक विलुप्त होते जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बीच में सर ने ये स्टूडियो का निर्माण किया है। वही मैंने कहा, ये तो अपना घर फूंक के तमाशा देखने वाली बात है। क्योंकि नाटक के अंदर जिस तरीके से ये अपना पैसा लगा करके काम कर रहा है, मेरी बात हुई कि उसने अपना काफ़ी सारा जो पैसा यहाँ जमात पूंजी उसकी थी लगा करके ये स्टूडियो खड़ा किया है। और स्टूडियो में भी अभी बहुत काम होना बाकी है। तो अब ये किस तरह से वो निकले, क्या करें, वहाँ पर हम सब कलाकारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि चाहे अपनी कला से, अपने जो भी हम अपना योगदान इसके अंदर दे सकते हैं, उसको दे करके इसको बचाना चाहिए और इसको और ऊंचाई पे लेके जाना चाहिए। तो ये देव के लिए नहीं, उसके लिए नहीं, बल्कि हम अपने आर्ट का, अपनी कला का, जो आप बात कर रहे हैं विलुप्त हो रहा है, उसको बचाने के ही लिए हम करेंगे। तो इसमें उसका कोई लोभ नहीं होगा, हमारा लोभ है कि हम इसको बचाएं, हम इसको विलुप्त होने से बचाएं। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैंने मुंबई 1 साल हुआ है आए हुए, तो मैं अगर अपना नाटक करूंगा पहला जल्दी ही, तो यहीं पर करूंगा। ओके सर, आज देव फौजदार सर ने जो ये स्टूडियो का निर्माण किया है, आप किस तरह से उनको शुभकामनाएं देंगे? मैं देव को पिछले 15-20 साल से ज़्यादा से जानता हूँ, और जिन जिन गुरुओं के साथ उसने काम किया, हमेशा जो है मुझे लगा वो जितना सम्मान अपने गुरुओं का देता है, उतने ही उससे सीखने वाले लोग जो है उसको भी सम्मान देते हैं। और आज ये उन सब गुरुओं का ही आशीर्वाद है जो उसने इतना बड़ा, बहुत अच्छे अच्छे लर्नड लोग हैं जो ऐसा सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। ये उनके उन गुरुओं का या इसका जितना ये प्रेम या आदर
सबका करता ये उसी का परिणाम है जो आज ये इस मुकाम पे पहुंचा है। और देव मेरा भाई भी है और बच्चा भी है। बच्चे की तरक्की देख के हर माँ बाप खुश होते हैं। हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता कि वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं देव के लिए। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए जिन्होंने कर मैदान फतेह संजू पिक्चर में जो गीत दिए, और आज उनसे हम बात करने वाले हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपकी जो कर मैदान फतेह के बाद अभी जो आपने गाने दिए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में जो मूवी आई है अक्षय कुमार जी की राम सेतु, उसका थीम सॉन्ग जो है जय श्री राम, वो मैंने लिखा है। और मुझे खुशी है कि इसी बहाने से एक अच्छा गीत, एक अपने मन के जो उद्गार थे, जो कुछ हम लिखना चाहते थे, उस तरह के अच्छे शब्द, अच्छे भाव, वो लिखने का एक खूबसूरत सा मौका मिला। तो आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, हम तो कह चुके कर हर मैदान फतेह, है ना। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, और तब तक बढ़ते रहना है जब तक मंजिल न मिल जाए। और अगर अंदर अपने आत्मविश्वास रहेगा, है ना, अपना संकल्प अगर रहेगा और अपनी मंजिल पर नज़र रहेगी, जो कहते हैं ना कि क्या दिख रहा है अर्जुन, बोला गुरुदेव खाली चिड़िया की आंख दिख रही है। उस तरह अगर आपको सिर्फ चिड़िया की आंख पर नज़र रहेगी तो फिर मंजिल को प्राप्त करने से इस दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक पाएगी और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सर, हम 2 लाइन राम सेतु का आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो राम सेतु का गीत जो है उसका मैं ठीक है सुना देता हूँ 2 पंक्तियाँ। कि हो त्रिभुवन में सर्वत्र तुम्ही विस्तार कौन नापे। प्रभु श्री राम जी की महिमा का गीत है ये। कि हो त्रिभुवन में सर्वत्र तुम्ही विस्तार कौन नापे। तुम क्रोध में जब आ जाओ तो ब्रह्मांड सकल कांपे। तुम्हें ध्यावे त्रिपुरारी गावे महिमा तुम्हारी, तुम हो दिव्य सकल गुणधार। नील वर्ण धनुधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम 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 राम, जय श्री राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।